वेलकम टू पनेशिया आजकल। तो आज हम बात करेंगे 3 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हमारे करंट अफेयर्स में होगा फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का वोटर, और हम बात करेंगे ईलाबेन भट्ट के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या कहती है। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में। कॉलिन्स डिक्शनरी जो ब्रिटेन बेस्ड है, तो इसे ब्रिटेन्स वर्ड ऑफ द ईयर भी बोला जाता है। तो वो जो वर्ड है इस बार वो है परमा क्राइसिस। और परमा क्राइसिस का मैं आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। तो वर्ड के मीनिंग से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन में हो रही बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस के बारे में जिससे उनकी कंट्री में इंस्टेबिलिटी आ गई है। तो सबसे पहले जो इवेंट हुआ वो थी डेथ ऑफ द क्वीन, और उसके बाद अब चार्ल्स द थर्ड का वहाँ पे रेन शुरू हो गया है। उनकी कंट्री में थोड़े ही वक्त में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं। कोविड-19 से होने वाली इंस्टेबिलिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से ये वर्ड बन गया है वर्ड ऑफ द ईयर बाय कॉलिन्स डिक्शनरी। तो और जो वर्ड्स थे जो लिस्ट में इंक्लूडेड थे वो थे काइव, स्पोर्ट्स वॉशिंग, पार्टी गेट। तो उन सब वर्ड्स को भी कंसिडर किया गया था, लेकिन जो वर्ड ऑफ द ईयर बना है वो बना है परमा क्राइसिस। तो पिछले साल जो वर्ड डिक्लेयर हुआ था वो था NFT, जिसकी फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। और उससे एक साल पहले जब कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था तो 2020 में जो वर्ड बना था कॉलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर वो था लॉकडाउन, जिससे हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आगे हम बात करते हैं ईलाबेन भट्ट के बारे में। तो ईलाबेन भट्ट जानी जाती हैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जिसका नाम है सेवा। तो सेवा की फुल फॉर्म हो जाती है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। सो शी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 89। तो शी वॉज अ गांधीयन। पहले उनकी पर्सनालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो शी इज़ अ गांधीयन, leading women entrepreneur, activist and renowned founder of this organization. She also served as chairperson of साबरमती आश्रम। जैसे मैंने आपको बताया she was a staunch गांधीयन। तो साबरमती आश्रम जो गांधी जी के साथ लिंक्ड है उसकी चेयरपर्सन भी रही हैं वो। एंड ऑल्सो शी सर्व्ड एज चांसलर ऑफ द महात्मा गांधी फाउंडेड गुजरात विद्यापीठ। तो इस चांसलर की पोस्ट से उन्होंने थोड़ी देर पहले ही अभी रिजाइन दिया है। तो 2007 में जो एल्डर्स का ग्रुप है विच वॉज फाउंडेड बाय नेल्सन मंडेला, तो वर्ल्ड लीडर्स का एक ग्रुप बना हुआ है जिसे एल्डर्स नाम दिया गया है। तो जो भी लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं, उनको इस ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। तो 2007 में शी वॉज प्रमोटेड इनटू दैट ग्रुप। तो अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो पद्म भूषण उनको भी मिला है, और रमन मगसेसे अवार्ड, द इंदिरा गांधी पीस प्राइज, तो बहुत सारे और भी ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे प्राइजेस से उन्हें नवाजा गया था। शी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ 1980s। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रोमिनेंट रोल उन्होंने प्ले किए हैं एंड शी रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब एक पैक्ट के बारे में, जो पैक्ट साइन हुआ है एग्जिम बैंक का एक अफ्रीकन बैंक के साथ। तो एग्जिम बैंक इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो जिस बैंक के साथ ये पैक्ट साइन हुआ है वो बैंक का नाम है फर्स्ट रैंड बैंक लिमिटेड, और इस पैक्ट को नाम दिया गया है मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट फॉर सपोर्टिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन। तो अफ्रीका के साथ इंडिया की जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शन होगी उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए इस पैक्ट को साइन किया गया है। तो इट वाज साइंड इन जोहान्सबर्ग ऑन द साइडलाइंस ऑफ इंडिया सदर्न अफ्रीका रीजनल कॉन्क्लेव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002-03 में इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया था प्रोग्राम फोकस अफ्रीका के नाम से। तो अफ्रीका जो है वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी बनने वाला है। वहाँ पर बहुत सारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिलने वाला है। उनकी कंट्री में सबसे ज़्यादा यंग लोग होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजर्स होने वाले हैं। और ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंडिया के मामले में वो बहुत बड़ी एक इमर्जिंग ट्रेड मार्केट बनता जा रहा है अफ्रीका। तो अफ्रीका एज इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें तो कितना सर्ज आया है हमारी उनके साथ एक्सपोर्ट में। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2008-09 में इंडिया अफ्रीका को $4.8 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा था, which increased to $25 billion in 2015-16।
तो 14.8 से 25 बिलियन का हमें इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। और ये इनिशिएटिव लिया गया था फोकस मार्केट स्कीम के अंडर। तो इंडिया इज ट्राइंग टू फोकस ऑन द मार्केट ऑफ अफ्रीका। हम उनकी मार्केट में मैक्सिमम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं एक एयरपोर्ट के बारे में। एयरपोर्ट जो अप्रूव किया था 2019 ने यूनियन मिनिस्टर्स की तरफ से, और अब उसका नाम चेंज होने की बात हो रही है। ये एयरपोर्ट जो सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने इस बार के बजट में भी देखा होगा कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर जो उनके साथ लिंक है बाकी इंडिया के साथ, वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2014 तक वहाँ पर सिर्फ 9 हमारे एयरपोर्ट्स थे, जिसको इंक्रीज करके अब 16 के अराउंड कर दिया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एयरपोर्ट जो वहाँ पर बन रहा है। तो 2019 में अप्रूवल मिला था कंस्ट्रक्शन का, होलोंगी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट उसका नाम रखा गया था। तो उसके नाम को चेंज करने की यहाँ पर बात हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट असेंबली है उसने ये बात करी थी कि हम उसका नाम चेंज करना चाहते हैं। तो नाम चेंज करके जो रखा गया है डोनी एंड पोलो। तो इसमें 2 वर्ड हैं, जिसमें डोनी रिप्रेजेंट्स सन एंड पोलो रिप्रेजेंट्स मून। तो ये उनका कुछ हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट के हेरिटेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इससे पहले उस स्टेट में 2 ऑलरेडी एयरपोर्ट मौजूद हैं। वो एयरपोर्ट हैं तेजू एंड पासीघाट। तो टोटल एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो जाते हैं, इसको मिलाकर 16। तो ये बहुत बड़ा सर्ज हमें एयरपोर्ट्स के मामले में वहाँ पर देखने को मिला है, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हमारे देश के साथ मर्ज होकर अच्छे से हम एक यूनिफाइड कंट्री की तरह प्रोग्रेस करें। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है पैलेस्टीन की कंडीशंस के बारे में, वहाँ पर बहुत वक्त से बहुत सारी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और वहाँ से बहुत सारे लोग एज रिफ्यूजीज़ उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो लेबनान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेबनान में बहुत ज़्यादा पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज़ हैं। तो इंडिया ने अब डोनेट किया है उनकी हेल्प के लिए। इंडिया ने कमिट किया था कि इंडिया 5 मिलियन की डोनेशन देगा। तो उसमें से 2.5 ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो उसका जो सेकंड पार्ट है 2.5 मिलियन का, वो इंडिया ने अब दिया है पैलेस्टीन को। तो यहाँ पर एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जिसमें इंडिया ने डोनेशन अपनी पास की है। इट इज़ फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। तो इसको UNRWA के नाम से जाना जाता है। तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्पेयर हिटिंग द लेबनीज पीपल, सीरियन एंड पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। तो इन तीनों ग्रुप के लोगों के लिए यहाँ पर हमने डोनेशन दी है, उनके हेल्थ केयर, उनकी एजुकेशन, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इंडिया हमेशा से अपने फ्रेंडली नेशंस के साथ ऐसे रिलेशंस बढ़ाने की हमेशा कोशिश करता रहता है। और उसी में अगर आप देखो कि इंडिया डेवलपमेंट कॉपरेशन असिस्टेंस में अब तक $101 मिलियन डोनेट कर चुका है। तो यहाँ पर एक बार रीजंस भी हम देख लेते हैं कि वो क्या रीजंस है कि वहाँ पर इतनी बुरी सिचुएशंस बनी हुई हैं। तो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो अभी हिट करने वाला है सभी इकोनॉमीज़ को, तो उसका असर हमें इन इकोनॉमीज़ पे भी दिखना शुरू हो गया है। एंड ऑल्सो बेरेड ब्लास्ट जो 2020 में हुआ था, तो आप सब इससे वाकिफ़ ही होंगे, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया भी था, और इससे जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक थे। और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमीज ऑलरेडी इतनी सफरिंग हैं, तो वहाँ पर कोविड-19 ने और भी ज़्यादा बुरा इफेक्ट किया है। एंड ऑल्सो पुअर गवर्नेंस इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो वहाँ पर जो बेसिक कम्युनिटीज़ का सिस्टम है वो टोटली ही कोलैप्स हो गया है। तो उस सिस्टम से उस कंट्री को बाहर निकालने के लिए इंडिया ने उसकी हेल्प की है। तो आगे हम बात करते हैं बुक के बारे में, जो एशिया के रिलेटेड बुक है, जिसका नाम है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। तो जिसने इसको लिखा है उनका नाम है रेन नाबा, एंड ही इज फॉर्मर हेड ऑफ द अरब मुस्लिम वर्ल्ड इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ AFP एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये इस एरिया में ही इन्होंने काम किया है, एशियन कंट्रीज़ में ये पोस्टेड रहे हैं, जिसकी वजह से इनका एक अपना आउटलुक बन गया है उन कंट्रीज़ के रिलेटेड। तो बात करते हैं जो अब बुक रिलीज़ हुई है, इट इज़ अ बायलिंगुअल बुक। ये फ्रेंच में भी रिलीज़ हुई है और इंग्लिश में भी रिलीज़ हुई है। तो इंग्लिश में इसका जो नाम है दैट इज़ न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया,
और इस बुक में डिस्कस क्या किया गया है, न्यूक्लियर इमर्जेंस एंड थ्रेट पोज्ड बाय नेक्सस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। तो इसमें एशियन कंट्रीज में पर्टिकुलरली पाकिस्तान एंड चाइना और उनकी न्यूक्लियर पॉलिसीज के बारे में बात की गई है। सो इट इज पब्लिश्ड बाय गोलियस एट द जेनीवा प्रेस क्लब, और इससे पहले भी वो एक ऐसी बुक रिलीज कर चुके हैं जिसका नाम है पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड एंड यूरेशिया। तो इनका मोस्टली जो फोकस है वो इन्हीं कंट्रीज के ऊपर है, और क्योंकि ये टेररिस्ट जो क्लब्स हैं उनमें काम कर चुके हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने काम किया है, उनके रिलेटेड इन्होंने रिसर्च की है, तो इनकी जो बुक्स हैं वो मोस्टली उसी से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की एक जगह के बारे में जिसका नाम है रंजन गांव। तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने जा रहा है। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हैं उनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, जो पोर्टफोलियो वो होल्ड करते हैं इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो महाराष्ट्र में ये चीज़ होने वाली है। इसकी जो कॉस्ट है वो ₹500 करोड़ है। इससे बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगी एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे आएगी। तो 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेट लगाया जा रहा है। तो जो अब इन्वेस्टमेंट होगी 500 करोड़ में, उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है 207.98 करोड़। तो ऑलमोस्ट 208 करोड़ जो है 500 में से वो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है, एंड द रेस्ट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, द स्टेट इंडस्ट्रियल एजेंसी ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो ये स्टेट और सेंटर दोनों का एक कंबाइंड इनिशिएटिव है। इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में, इन्वेस्टमेंट में, और महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी इससे। तो सिटीजन कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है मेघालय में, उनके चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर वे हैं वो हैं कॉनरेड संगमा एट टूरा वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। तो यहाँ पर वो लॉन्च की गई है। तो इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, तो देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च होती है तो डायरेक्टली गवर्नमेंट लोगों के साथ डील नहीं करती है। लोगों के साथ डील करने में और गवर्नमेंट के बीच में एक एजेंट की तरह काम करते हैं ऑफिसर्स। तो यहाँ पर उनके चीफ मिनिस्टर ने बात की है ऑफिसर्स के साथ कि वो खुद पहले सेंसिटाइज हों प्रोग्राम्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में, ताकि फिर वो लोगों को उसी तरह से उन स्कीम्स के बारे में अवेयर कर सकें, ताकि जो स्कीम्स का असली पर्पस है वो पर्पस लोगों तक डिलीवर हो सके। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लोगों को स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होगी तो देयर इज़ नो पॉइंट कि गवर्नमेंट जो मर्जी स्कीम लॉन्च करती रहे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा लिंक बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है लोगों के साथ इनके चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय की तरफ से। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमारे पास आई है इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर के बारे में। तो उन्होंने रिसेंटली अभी वोट कास्ट की है हिमाचल प्रदेश में जो वोट हुई हैं अभी। तो उनका नाम है श्याम सारन नेगी। इनका पूरा नाम श्याम सारन नेगी है। तो ही इज़ करंटली 106 ईयर्स ओल्ड। तो ही इज़ फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो 1951 में जब पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया के, तो तब इन्होंने पहली बार वोट किया था। ही वॉज बॉर्न इन 1917। इनको 2014 में स्टेट इलेक्शन आइकन भी बनाया गया था। तो इन्होंने एक्सरसाइज किया अपना राइट टू फ्रेंचाइज, और 34th टाइम उन्होंने हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में वोट किया है। तो तब से लेके अब तक जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने हर साल उसमें वोट किया है। सो ही इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड ही इज़ फ्रॉम द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर इन हिमाचल प्रदेश। तो इस बार पहली बार उन्होंने पोस्टल बैलेट की मदद से वोट किया है, अदरवाइज हर साल वो खुद जाते थे वहां पर वोट करने के लिए। तो इंडिया की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है 1951 से अब तक, जो भी इंडिया ने फेस किया है, श्याम सारन ने वो सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है। ही इज 106 ईयर्स ओल्ड, और ये अब भी अपने जो नेटिव स्टेट हैं उसी में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जो इनका नेटिव स्टेट है। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाया जा रहा है 3 नवंबर को, और ये पहली बार मनाया जा रहा है इस साल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है। इन्विटेशन टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द सॉल्यूशंस। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के रिलेटेड जो अब तक सॉल्यूशन लोगों ने अडॉप्ट किए हैं अपने बायोस्फीयर को सेव करने के लिए,
तो उनसे मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है कि वो लोग अगर वो सॉल्यूशंस कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इट वॉज प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इन इट्स 41st सेशन। द वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1971। तो साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया में 30 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उनमें से जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो था हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व इन श्रीलंका। इसका जो टोटल एरिया था दैट वाज 25,500 हेक्टेयर्स। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया था वो हुआ था 2000 में, एंड दैट वाज ब्लू माउंटेन्स ऑफ द नीलगिरीज, जो कवर करते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला का एरिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मुलाकात होगी आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.